इशिका। अनीश के दिल में इस कदर उतर गई थी कि वह जात बिरादरी उच्च नीच सब भूलकर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन विदेश में रहते हुए भी धर्म, जाति, रिवाजों में जकड़े अनीश के माता पिता विजाती इशिका को बहू बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। क्या अनीश इन थोथी मान्यताओं के आगे झुक गया और इशिका को अपनी पत्नी बना पाया? जानिए इस कहानी के माध्यम से। उस दिन प्रशांत के परिवार ने एक धमाकेदार पार्टी दी। पूरा परिवार अपने दोस्तों और अमेरिका में बसे नजदीकी रिश्तेदारों के साथ जश्न मना रहा। पार्टी घर पर ही रखी गई थी। उस पार्टी में लगभग 70 लोग थे। उनका घर भी एकदम आलीशान महल जैसा था। कैलिफोर्निया के फ्रीमाउंट शहर की ऊंची पहाड़ी पर एक कॉलोनी में उनका बंगला था। पहाड़ी पर बीच बीच में कुछ जंगली पेड़ थे। उसी रोड पर बसी थी उनकी कॉलोनी। कभी कभी दिन में भी मेन रोड पर जंगल से निकलकर हिरण दौड़ते दिखता। पार्टी देने की वजह प्रशांत के इकलौते बेटे अनीश का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना था। वे अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे अनीश के साथ लगभग 18 साल पहले कैलिफोर्निया आए थे। कैलिफोर्निया अपने सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड के लिए विख्यात है। यहाँ दोनों मियां बीवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अभी अनीश 20 साल का हो चुका था। उसके कुछ दोस्त भी पार्टी में आए थे। पार्टी के लिए कुछ खाना तो होटल से मंगवाया था, पर ज्यादातर घर पर ही बनवाया गया था। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और गुजराती व्यंजन सभी का मिश्रण था खाने में। इडली, ढोकला, खट्टा मीठा भात, मिठाक, मिठाइयाँ आदि उस पार्टी के विशेष आकर्षण थे। चलती पार्टी में अनीश के अमेरिकी मित्र ने पूछा, ना सारा तुम लोग घर पर कैसे मैनेज कर लेते हो? अनीश बोला, मेरे यहाँ 12 साल से एक गुजराती मेड है जो सभी प्रकार के इंडियन खाने बनाने में एक्सपर्ट है। उसी समय एक बुजुर्ग महिला और एक युवती अपने हाथों में ट्रे लेकर आईं और लगभग सभी के हाथों में रखी बाउल जो खाली हो चले थे उनमें उन दोनों ने और पकवान लाकर भर दिए। अनीश ने बुजुर्ग महिला की ओर इशारा कर मित्र को बताया कि हमारे यहाँ का ज्यादातर खाना यही बनाती है। तभी वे दोनों महिलाएं अनीश के पास से गुजरीं। अनीश ने बुजुर्ग महिला को रोककर कहा, आशा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। मेरा अमेरिकी दोस्त भी काफी तारीफ कर रहा है। आशा थैंक्स बोलकर जाने लगी। तभी अनीश ने उनसे पूछा, आपके साथ ये लड़की कौन है? आज पहली बार देख रहा हूँ। ये मेरी बेटी इशिका है। ये स्कूल के फाइनल ईयर में है। कल से यही पार्ट टाइम काम करेगी। ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती। अनीश इशिका को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। इशिका उन दोनों को हाय करके चली गई। अनीश उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मित्र ने कहा, यार कहाँ खो गए? वह तो गई, पर मैं भी इस टिपिकल इंडियन ब्यूटी को सैल्यूट करता हूँ यार। अनीश बोला, कोई बात नहीं, वह तो कल से रोज ही आएगी। इशिका की माँ प्रशांत के यहाँ 3 घंटे रोज काम करती थी, $20 प्रति घंटे के रेट से। इसी दिन काम ज्यादा होता तो कुछ और देर तक काम करना होता। वह खाना बनाने के अलावा लॉन्ड्री भी करती, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोने और पूरी तरह सुखाने का काम। यहाँ खुले में या धूप में कपड़े डालने का चलन नहीं है। साथ ही घर की सफाई का काम करती और किचन के बर्तन डिशवॉशर में रख देती, और अगर मशीन भर गई होती थी तो उसे अन कर दिया करती। वे सिर्फ खाना बनाने वाले बर्तन ही डिशवॉशर में डालती है। जूठे बर्तन धोना उनका काम नहीं था। आशा ने इशिका को पूरा काम समझा दिया था। अनीश की माँ प्रभा को भी बोल गई थी कि कल से इशिका ही आएगी। मुझे इंडियन स्टोर के किचन में काम मिल गया है, सो वहां ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और इशिका भी कुछ महीने बाद कॉलेज जाएगी तो खर्च भी बढ़ जाएगा। इशिका के पिता भी फ्रीमोंट में उसी इंडियन ग्रोसरी स्टोर में काम कर पति पत्नी दोनों की आमदनी मिलाकर परिवार चलाने लायक हो जाती। इशिका माता पिता की इकलौती संतान थी। इशिका भी बहुत दुलारी बेटी थी। देखने सुनने में अति सुंदर, लाखों में एक। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध थीं। पार्टी के अगले दिन से इशिका ही प्रशांत के यहाँ आने लगी थी। प्रशांत का परिवार कट्टर ब्राह्मण था, यहाँ तक कि घर में लहसुन प्याज भी नहीं आते। गुजराती को प्रशांत ने काम पर खासकर इसलिए रखा था कि उसका परिवार भी शुद्ध शाकाहारी था। जब अनीश छोटा था तो उसकी माँ उसे स्कूल में ड्रॉप कर देती थी। इशिका की माँ आशा दोपहर में अपनी कार से लेकर आती, उसे खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती और उसे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज, स्विमिंग आदि के लिए अपनी कार से ड्रॉप कर देती थी। शाम को माँ ही पिक कर लेती। अब इशिका सुबह में बस 1 घंटे आती, फिर दोपहर स्कूल से लौटकर 2 घंटे बाकी काम करती थी।
वह अपनी कार से ही आती थी। अभी अभी 18 वर्ष की हुई थी, तब उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। इशिका के आने के बाद अनीश उससे फरमाइश कर गुजराती खाना बनवाता था और वह उसकी सुंदरता पर फिदा था। इशिका उसके कमरे को काफी साफ सुथरा और सजा कर रखती थी। अनीश उसके काम से बहुत खुश था। रोज किसी न किसी बहाने इशिका से कुछ बात कर लिया करता था। अमेरिका में जून से अगस्त तक लगभग 3 महीने का समर वैकेशन होता है। एक दिन दोपहर में इशिका आई और घर का वैक्यूम कर रही थी। अनीश उसके पास जाकर बोला, हाय, तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि वैक्यूम की तेज आवाज में भी वह सुन चुकी थी, फिर भी अनजान बनते हुए कहा, भाट। अनीश बोला, यू आर टू ब्यूटीफुल। एक बार फिर अनजान बनकर धीमी मुस्कुराहट के साथ इशिका ने कहा, व्हाट? इस बार अनीश ने अपने पैर से वैक्यूम का बटन दबाकर ऑफ कर दिया और कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो। ये तो मैं जानती हूँ, सभी कहते हैं। और कोई बात? तुम खाना भी अच्छा बनाती हो, ये भी मैं जानती हूँ। तब उसके सिर पर धीरे से थपकी देते हुए अनीश ने कहा, और कुछ नहीं मेरी नानी, जाओ थोड़ी कॉफी पिलाओ, तुम अपने लिए भी बना लाओ। इशिका बोली, नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। थोड़ी देर में वह कॉफी बनाकर रख गई और काम में लग गई। अनीश ने पूछा, तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि फील्ड सेमेस्टर में तुम कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। हाँ, कोर्स करूंगी। इशिका बोली, मैं यही फ्रीमोंट के ओलन कॉलेज में अकाउंटिंग का। यह तो मिशन बुलवार्ड पर है, बिल्कुल घर के पास, 1 मील की दूरी पर। वैसे तुम्हारी अकाउंटिंग की चॉइस अच्छी है, अनीश बोला। कॉलेज पास में है, इसीलिए तो कॉलेज में पढ़ने का साहस किया है, वरना कहीं बाहर भेजकर पढ़ाने की हैसियत पापा की नहीं है। इसी तरह इन दोनों में धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई। एक दिन अनीश ने इशिका से कहा, मुझे तुम गैराज तक ड्रॉप कर सकती हो, मेरी कार मैकेनिक के पास है। सुबह छोड़कर आया था, उस समय मम्मी ने वापस अपनी कार से घर पर ड्रॉप कर दिया था। वैसे कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, मैं कैब बुला लूंगा। अनीश बोला, नो, मैं ड्रॉप कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम तो खत्म हो गया है। अभी 4 बजे हैं, आपको कितने बजे जाना है? अभी चलते हैं, वैसे 4:30 बजे बुलाया है। दोनों उसी समय कार से निकल गए। रास्ते में अनीश ने कहा, गैराज तो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, चलो कैफे में कॉफी पीते हैं तब तक। दोनों ने कॉफी के गिलास उठाए और खड़े खड़े पीने लगे थे। फिर अनीश ने उससे कहा, चलो बाकी कॉफी कार में बैठे बैठे पीते हैं। दोनों ने कार में कॉफी पी। फिर इशिका ने अनीश को गैराज में ड्रॉप किया। कार से उतरकर अनीश बोला, बैंक्स, तुम जितनी सुंदर देखने में हो उतनी ही सुंदर ड्राइव करती। इशिका मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें थैंक्स किस बात के लिए दूं? सुंदर कहने के लिए या ड्राइविंग के लिए? सुंदर तो तुम्हें सभी कहते ही हैं, अभी ड्राइविंग के लिए सही, अनीश बोला। इशिका ने इस बार खुलकर हंसते हुए कहा, चलो, थैंक्स फॉर बोथ कॉम्प्लीमेंट्स। और इशिका चली गई। आजकल समर वैकेशन में अनीश के पास कुछ खास काम नहीं था। सुबह में जिम जाता था और शाम को स्विमिंग, बाकी दिन घर में ही रहता था। घर में रोज 3 घंटे अनीश और इशिका ही होते थे। अनीश उसे चाहने लगा था, पर अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे पता था कि बिना दूसरे पार्टनर की सहमति के अमेरिका में किसी को छेड़ना मतलब जेल की हवा खाना है। किसी दुर्घटना या अनचाही छेड़छाड़ करने पर अमेरिका में कहीं भी 99 नंबर पर फोन करने से मिनटों में पुलिस हाजिर हो जाती है। अगर आप पता न भी बताएं तो भी पुलिस कॉल ट्रैक कर आपके पास पहुंच सकती। एक दिन अनीश ने इशिका से कहा, तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो, कभी कोई खास जरूरत पड़े तो बात करने के लिए। अरे, मम्मी का नंबर तो है ही आप लोगों के पास, इशिका बोली। तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा, इसमें क्या हर्ज है? मम्मी को फोन करने से भी काम हो जाएगा। अनीश बोला, नहीं, अगर तुमसे बात करनी हो तो। इशिका बोली, कौन सी बात जो मम्मी से नहीं बोल सकते आप? प्यार की बातें। अचानक दिल की बात अनीश की जबान पर आ गई। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर इशिका धीरे से मुस्कुरा पड़ी, पर अनीश कुछ सीरियस ही था। वह बोला, इस मुस्कान का क्या मतलब समझूं मैं? इशिका कुछ नहीं बोली थी, फिर भी उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। इशिका का हाथ पकड़कर अनीश ने कहा, अब मेरे कॉलेज जाने में बस 1 महीना रह गया है। लगभग 2 महीने से हम रोज 2 से 3 घंटे साथ बिता रहे हैं। क्या तुम्हें जरा सा भी आभास नहीं हो पाया कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं? सच सच बताना। इशिका ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अनीश, शायद आपको पता नहीं कि पत्नी अपने पति को माइक्रोस्कोप की नजर से परख लेती है और प्रेमिका अपने प्रेमी को टेलीस्कोप की नजर से। जब इतनी परख है तो बताओ तुम मुझ में क्या देखा है?
एक सच्चा प्रेमी बोलकर इशिका ने अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढक लिया था। अनीश ने चेहरे से उसकी हथेलियां हटाते हुए कहा, चांद सा मुखड़ा, क्यों शर्माया? अच्छा, कल सुबह मैं तुम्हें अपना कॉलेज दिखाने ले चलूंगा, चलोगी ना? कहाँ जाना है? मम्मी से क्या बोलूंगी? तुम अमेरिकी हो, एडल्ट हो, 4-5 घंटे की बात है। तुम कहो तो मैं ही तुम्हारी मम्मी से बात करूं। नहीं, तुम नहीं बात करोगे, मैं मैनेज कर लूंगी। अनीश ने इशिका से उसका फोन नंबर ले लिया था। अगले दिन अनीश और इशिका फ्रीमोंट से सांता क्रूज के लिए निकल पड़े। करीब 40 मिनट की ड्राइव थी। रास्ते में एक और पहाड़ी थी। अच्छा दृश्य था। अनीश के कॉलेज के आसपास भी सुंदर प्राकृतिक दृश्य थे। कॉलेज घूमने के बाद अनीश ने उसे अपना एक बेडरूम का अपार्टमेंट दिखाया जहां वह रहकर पढ़ाई करता है। इसके बाद वे सांता क्रूज सी बीच पर गए। कुछ देर वहां बिताने के बाद ये फ्रीमोंट लौट रहे थे। रास्ते में अनीश ने कहा, तुम भी मुझे हो चाहती हो? पहले क्यों नहीं कहा? इशिका बोली, वैसे भी पहल लड़कों को करनी चाहिए, और हम अमेरिकी नागरिक भले ही हों पर खून में भारतीय संस्कृति है, और सबसे अहम अभी हम दोनों की पढ़ाई है। अभी तो हमारे बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। फिलहाल पढ़ाई खत्म होने तक हम दोस्त ही रहें तो बेहतर है। अनीश बोला, सही कहा, पर तुम्हारी बोली में प्रेमिका के अंदाज से ज्यादा मां का उपदेश था। इशिका सिर्फ ठट बोल सकी। दोनों फ्रीमोंट लौट आए थे। जब अक्सर दोनों मिला करते थे, प्यार की बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। देखते देखते अनीश के कॉलेज जाने में 2 दिन रह गए थे। एक दिन इशिका और अनीश पास के एक पार्क में बैठे थे। अनीश ने बताया कि वह शुक्रवार की शाम को कॉलेज से घर आएगा और सोमवार सुबह सांता क्रूज चला जाएगा। अनीश ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। फोन पर और स्काइप पर बातें होंगी, पर तुम्हारा साथ तो नहीं होगा। तुम्हारे हाथों के स्पर्श मात्र से बहुत खुशी और सुकून मिलता है। इतना बोलकर अनीश ने इशिका के हाथों को चूम लिया था। इशिका ने कहा, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा, और वह भी अनीश से लगभग सट कर बैठ गई। अनीश ने धीरे से उसके गालों को सहलाया। इशिका के शरीर में सिहरन सी हो उठी। फिर उसे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों थोड़ी देर इसी स्थिति में रहे। इशिका के गाल लाल हो गए थे। फिर जल्द ही स्वयं को व्यवस्थित करते हुए इशिका उससे अलग हुई। वह बोली, याद करो, हमने कहा था ना कि पढ़ाई पूरी होने तक नो इश्क। इसी बीच इशिका का कोई गुजराती पड़ोसी उनकी बगल से गुजर रहा था। उसने दोनों को देख लिया था। बात इशिका की मां तक पहुंच गई, पर उन्हें मालूम था कि अनीश तो अगले दिन बाहर जा ही रहा है। फिलहाल वह खामोश थी। अगले दिन अनीश चला गया। इशिका उससे मिलने गई थी। वह बहुत रोई। अनीश के जाने के बाद इशिका उदास रहने लगी थी। यह बात उसकी मां और प्रभा दोनों ने गौर की थी। इशिका की मां को संदेह था ही। इशिका अब अपने कमरे में रात को धीरे धीरे अनीश से बात करती थी। वह भी कॉलेज जाने लगी थी, पर पार्ट टाइम अनीश के घर का काम भी करती थी। इशिका की मां ने उसे अनीश के बारे में कहा भी था कि अगर बात सिर्फ दोस्ती की है तब तो ठीक है, पर इससे आगे की नहीं सोचना। तब इशिका ने कहा, आगे की सोचने में बुराई क्या है? अनीश में क्या कमी है? मां बोली, कमी अनीश में नहीं है, फासला हमारे और उसके स्टेट्स में है। इसके अलावा हमारा धर्म, परंपरा और संस्कार अलग है। क्या मां वर्षों से अमेरिका में है और हमारी सोच में वही सो कॉल्ड परंपरा और दकियानूसी भरी है। एनीवे, मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, आगे की आगे देखेंगे। उधर अनीश के कॉलेज में एक ब्राह्मण लड़की निधि पढ़ने आई थी। वह अनीश के पापा के दोस्त अजय की बेटी थी और कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो से आई थी। वर्षों पहले वह अपने पापा के साथ अनीश के घर आई थी। वह देखने में आकर्षक और स्मार्ट थी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। अनीश उसे सिर्फ सहपाठी समझता था, पर निधि उसको मन ही मन चाहती थी। निधि ने अनीश को इशिका से अनेक बार बात करते देखा था और इशिका का भी फोन आते देखा था। उसने ये बात अपनी मां को बताई और उसकी मां ने अनीश की मां को। एक दिन निधि की मां ने बेटी से पूछा, तुझे अनीश कैसा लगता है? निधि बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर सिर्फ मेरे अच्छा लगने से क्या? वह तो अक्सर की इशिका नाम की लड़की की माला जपता है। माँ बोली, मैं एक बार प्रशांत से चर्चा करूंगी। बहुत पहले ही उन्होंने कहा था कि हम लोग सजाती हैं, क्यों न दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया जाए। इधर अनीश और इशिका का प्यार परवान चढ़ रहा था। वह जब भी घर आता समय निकालकर इशिका से अकेले में जरूर मिलता। अब दोनों फाइनल ईयर में थे। एक बार अनीश की माँ ने उससे पूछा, तुम्हें निधि कैसी लगती है? अनीश बोला, ठीक है, क्यों?
उसके माता पिता तेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। अनीश ने कहा, नहीं, उससे बस दोस्ती मात्र है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता हूं उसके बारे में। तुम भी आगे कुछ बात नहीं करोगी। मुझे पता है इशिका के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। अनीश बोला, चक्कर मत कहो, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर याद रखना तेरे पापा कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे और मैं भी नहीं। अगर मैं कलेजे पर पत्थर रखकर मान भी लूं तो पापा तो नहीं मानने वाले। मां बोली। मां ने आगे कुछ नहीं कहा, पर इस बारे में पति से बात। उन्होंने कहा कि अनीश को अच्छी तरह समझा दो कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं दूसरे धर्म या जाति में रिश्ता नहीं होने दूंगा। अनीश के पिता ने कहा कि अगले सप्ताह से 3 हफ्ते की छुट्टी है, नए साल की। निधि को यहां बुला लेते हैं, शायद कुछ दिन दोनों साथ रहें तो कुछ बात बने। उधर निधि भी अनीश पर डोरे डालने का प्रयास कर रही थी। कुछ दिनों बाद निधि भी छुट्टियों में अनीश के घर आई। यहां आने पर वह इशिका से मिली। वह भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। अनीश की मां प्रभा के सिखाने पर उसने इशिका को अनीश के कमरे में जाने से मना कर दिया था और कहा कि अनीश के लिए हर चीज का ख्याल वही रखेगी। इशिका घर में आती और काम करके चली जाती। इशिका या अनीश का एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया था। फोन पर भी बात करने के लिए अनीश को घर से बाहर निकलना पड़ता था। एक दिन अनीश ने फोन कर इशिका को किसी जगह मिलने को कहा। दोनों मिले भी। इशिका भी अंदर से दुखी थी। अनीश ने उसे समझाया कि निधि सिर्फ उसके पापा के दोस्त की बेटी है और उसके कॉलेज में पढ़ती है। वह जल्दी ही अपने मम्मी पापा से इशिका और अपने रिश्ते की बात करेगा। इधर निधि के व्यवहार से अनीश के माता पिता बहुत खुश थे। निधि भी हर वक्त अनीश का ध्यान रखती और कोशिश करती कि साय की तरह अनीश से चिपकी रहे। मां के कहने पर अनीश चौसरी लेने निधि को साथ ले जाता। एक दिन घर के दोनों बाथरूम बिजी थे तो निधि अनीश के बाथरूम में नहाने गई, पर अंदर से दरवाजा बंद करना भूल गई। अनीश बाहर गया था। इसी बीच वह लौट कर आया। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने निधि को सिर्फ लॉजरी में पाया। निधि की भी नजर अनीश पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ कैसे? अनीश बोला, ये मेरा बाथरूम है, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। इशिका भी ठीक उसी समय, निधि दी नाश्ता रेडी है, बोलते वहां आई। इशिका, अनीश और निधि तीनों ने एक दूसरे को देखा। निधि ने इशिका से कहा, तुम कुछ और न समझना, ये महज इत्तेफाक है। अजय बोले, क्यों न हम नए साल के दिन नए रिश्ते की बात करें। हम लोगों को और निधि को तो अनीश बहुत पसंद है। आगे आप लोगों की क्या राय है? अनीश कमरे से निकल गया, मगर उसकी आंखों के पटल से निधि का वह दृश्य मिट नहीं पाया था। अनीश ने भी फोन पर इशिका को समझाया कि जो कुछ उसने देखा है वह एक्सीडेंटल एनकाउंटर मात्र था। एक दिन निधि ने अनीश के कमरे में अपना मनपसंद रूम फ्रेशनर स्प्रे किया था। अनीश कमरे में घुसते के साथ बोल पड़ा, आज कोई स्पेशल खुशबू आ रही है कमरे में। निधि वहीं कमरे में कुछ सजावट के सामान रख रही थी। उसने कहा, हाँ, मैंने नया स्प्रे किया है। अच्छा नहीं लगा? नो नो, तुम्हारी चॉइस लाजवाब है। बहुत अच्छा लगा। उसी समय इशिका वहां से गुजर रही थी और उसने उनकी बात सुनी। उसे पहली बार भय हुआ कि कहीं शायद अब वह अनीश की प्रेमिका नहीं रही। अगले दिन नए साल का पहला दिन था। नए मेहमान निधि के पिता अजय अपनी पत्नी के साथ आए थे। प्रशांत ने अनीश से उनका परिचय कराया। फिर प्रशांत और अजय दंपति आपस में बातें करने लगे। अजय बोले, क्यों न हम नए साल के दिन नए रिश्ते की बात करें। हम लोगों को और निधि को तो अनीश बहुत पसंद है। आगे आप लोगों की क्या राय है? प्रशांत बोले, हम दोनों को तो निधि बहुत प्यारी लगी। एक बार अनीश से बात कर सगाई की डेट रख लेते हैं। उसी समय इशिका चाय नाश्ता ट्रे में लेकर आई और टेबल पर सजा गई। उसने उन लोगों की बात भी सुनी थी। उसके दिल में बिजली सी कौंच गई। प्रशांत ने बेटे को आवाज देकर बुलाया और अजय से परिचय करा, उनके आने का मकसद बताया। अजय ने अनीश से कहा, बेटे, तुमको पता है हम लोग निधि के रिश्ते के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, निसंकोच बताना। अनीश बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अजय बोले, हाँ, कोई जल्दी नहीं, सोचकर अपने पापा को बता देना। अनीश को इतना समझाकर अजय अगले दिन चले गए। निधि को 2 दिनों बाद अनीश के साथ लौटना। प्रशांत ने बेटे से कहा, हम लोगों को निधि सब तरह से तुम्हारे योग्य लग रही है। हम तो बस सामाजिक औपचारिकतावश तुमसे हाँ सुनना चाहते हैं। अनीश बोला, पर मैंने निधि को उस नजर से कभी नहीं देखा। मैंने मम्मी को बताया था कि मैं इशिका से प्यार करता हूँ, पर यह मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारे दादा दादी ने मुझसे पूछकर प्रभा की शादी मुझसे नहीं की थी।
पर वह देश और जमाना कुछ और था पापा। प्रशांत बोले, इशिका का धर्म और परंपरा बिल्कुल भिन्न है। फिर प्रशांत ने बेटे से कहा, रात में न्यू ईयर की आतिशबाजी निधि को दिखा लाओ। अनीश का मन नहीं था, मगर सभी लोगों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा था। आतिशबाजी की जगह इशिका भी अपने माता पिता के साथ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कोई बात नहीं हुई थी। अनीश बोला, तो क्या हुआ? हम अमेरिकी है, यहाँ कर्म ही धर्म है, और इशिका का परिवार भी एक तरह से हिंदू ही है। वे सब शाकाहारी भी हैं। तुम्हें पता है कि निधि भी अजय पांडे की इकलौती संतान है। वह परिवार भी काफी धनी है। उस पूरे परिवार की संपत्ति भी तुम ही लोगों को मिलेगी। वाह पापा, अब धर्म से धन पर उतर आए। मैं नहीं मानता ये सब। प्रशांत चिल्ला उठे, तुम मानो न मानो, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। इशिका से शादी करने से पहले तुम्हें अपने माता पिता का क्रियाकर्म करना होगा। दूसरे दिन प्रभा ने इशिका की मां आशा को बुलाकर उससे कहा कि वह उसे समझाए कि वह अनीश के रास्ते से हट जाए। आशा ने कहा, मैं खुद नहीं चाहती कि दोनों की शादी हो। हमारे धर्म रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। अपनी बिरादरी में ही हम लोग शादी करते। इशिका के पापा भी यही चाहते हैं। वैसे आप हमारी ओर से क्या चाहती? आशा, कुछ दिनों के लिए इशिका हमारे घर नहीं आए। तुम ही कुछ समय निकाल कर काम कर दिया करो। आशा बोली, मुश्किल वक्त में आपने हमें काम दिया था। मैं पहले जितना काम तो नहीं कर सकती, पर आपके कुछ जरूरी काम कर दिया करूंगी। आशा ने घर जाकर इशिका को सारी बातें बताई। उसे सुनकर बहुत बुरा लगा। अनीश को अगले दिन लौटना था। उसने फोन कर इशिका से मिलने को कहा। अनीश ने उससे कहा, जो कुछ हम दोनों के घर में हो रहा है तुम्हें पता ही होगा। मेरे माता पिता का कहना है कि उनके जीते जी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं, पर मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा करो, निधि में मेरी कोई रुचि नहीं है। वह मुझ पर थोपी जा रही है। इशिका बोली, हर प्यार करने वाले को मनचाहा अंजाम मिले, जरूरी नहीं, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। 4-5 महीनों में दोनों की पढ़ाई पूरी हो रही है। मुझे फ्रीमोंट के विश्वविख्यात इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में प्लेसमेंट मिल गया है। मेरा मन करता है विद्रोह कर तुम्हारे साथ घर बसा लो। क्या तुम तैयार हो? हरगिज नहीं। दोनों में से किसी परिवार में प्यार या आदर नहीं मिलेगा, न मुझे न तुम्हें। और तुम पुरुष हो, धनी भी हो, साहस कर सकते हो, पर मैं क्या करूं? मां ने मेड का काम करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, और हम दोनों अपने परिवार की इकलौती संतान है। मैं मां की उपेक्षा नहीं कर सकती, भले ही अपने प्यार की बलि देनी पड़े। अनीश बोला, तुम्हारे माता पिता ने संघर्ष किया है और इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं, पर मेरे मम्मी पापा तो बस पुरानी सोच और रूढ़िवादिता के शिकार है। इशिका ने कहा, जैसे भी हों, है तो हमारे जन्मदाता। प्यार में जीतना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ खोने से किसी को खुशी मिले, मुझे दोगुनी खुशी मिलती है। अनीश ने इशिका का एक हाथ पकड़कर कहा, तुम अब उपदेश देने लगी। मैं तो चाहता था कि यह हाथ कभी न छोड़ो। दोनों के परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। विडंबना है कि हम अमेरिकी होकर इतने दिनों बाद भी पुरानी सोच और डोंग से उबर नहीं सके। उम्मीद करो कि हमसे आगे की पीढ़ी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इशिका बोली। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर इशिका ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, एक खुशखबरी है, मेरा भी प्लेसमेंट टेस्ला के अकाउंट डिपार्टमेंट में हो गया है। पिछले वर्ष इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इस प्लांट में आए थे, तुम्हें याद होगा। अनीश बोला, यह तो बहुत अच्छा है, तुमसे मुलाकात तो होती ही रहेगी। इशिका बोली, मैं कभी तुम्हारी माननीय प्रियतमा थी, माननीय पत्नी होने के सपने देखा करती थी। मौजूदा हालात में मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे आजीवन माननीय मित्र समझोगे। यह मेरे लिए सुकून की बात हो। इशिका ने अपनी दोस्ती का दूसरा हाथ भी अनीश की ओर बढ़ा दिया। पाठकों, आज की कहानी यही समाप्त होती। धन्यवाद।